मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 6 का हिंदी का पेपर, जो टोटल 60 मार्क्स का आएगा आपको। ठीक है, आज से पेपर को करके जाओगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, और इसके आपको अच्छे मार्क्स भी कैसे मिलेंगे। ठीक है, टोटल पेपर आपको 2.5 घंटे में ख़त्म करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए। सबसे पहले हम इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। बचपन में ये दुर्घटना के कारण वे दृष्टिहीन हो गए थे। दृष्टिहीन माने अंधे हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दृष्टिहीन लोगों के लिए पढ़ने और लिखने की एक विशेष लिपि का आविष्कार किया, जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। यह लिपि उभरे हुए बिंदुओं से बनी होती है, उन्हें उंगलियों को छूकर पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल ने अपने जीवन में अनेक कठिनाई का सामना किया, परंतु उन्होंने अपने जैसे दृष्टिहीन व्यक्तियों के जीवन को उज्जवल बना दिया। आज दुनिया भर में दृष्टिहीन लोग ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। लुई ब्रेल का जीवन दृढ़ निश्चय, परिश्रम और सेवा भावना का अद्भुत उदाहरण है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके। गद्यांश के अनुसार लुई ब्रेल ने किसके लिए विशेष लिपि का आविष्कार किया? छोटे बच्चों के लिए नहीं, दृष्टिहीन बच्चों के लिए। तो आप जब पहला आंसर आपको मिल ही गया, तो आप सीधे इसको यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ के, ऐसे ही पेपर में आपको पढ़ के आंसर निकालना है। एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर आंसर उसमें आराम से मिल जाएंगे। गद्यांश के अनुसार लुई ब्रेल का जन्म किस देश में हुआ था? भाई फ्रांस में हुआ था। ये देखो, यहाँ पे आपको सब चीज मिल जाएगा। सब क्वेश्चन गद्यांश में ही आपके इसके आंसर होंगे। ब्रेल लिपि कैसी होती है? ब्रेल लिपि आप ही तो देखो, ये आंसर आपको कॉपी में से लिखना होगा। देखो यहाँ पे मैं बता रहे हैं, इसके और क्या, यह लिपि, यहाँ पे देखो, यह लिपि ऊपरी हुए बिंदुओं से बनी होती है, जिसे उंगली छूकर पढ़ा जाता है। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा पूरा 1 मार्क्स में। लुई ब्रेल के जीवन में हमें क्या सिखाता है भाई? ओहो, कि हमें दृष्टि में लुई ब्रेल का जीवन दृढ़ निश्चय, परिश्रम और सेवा भावना से भरा अद्भुत उदाहरण है। आप ये वाला भी लिख सकते हो, वरना इसे और भी बना के लिख सकते हो कि लुई ब्रेल हमें दृढ़ निश्चय, उदारता की भावना और हार न मानने की भावना, हार न मानने की प्रेरणा या सीख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको ये कविता दी हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। देखिए, मैं खुद आपके आंसर इसमें से निकलवाऊंगी, ताकि आपको भी पेपर में निकालना आए। कि पेपर डिट्टो तो ऐसा नहीं आता, पेपर तो बदल के आएगा, पर करने का पैटर्न यही होता है। बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे। मूल खोलो तो मीठी बोली, बोलो प्यारे, सदा जोड़ देने वाली, जो टूटा नाता, मीठी बोली प्यार के बीज बोने वाली, कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितनी ही मुखड़ों की लाली। यह है बिगड़ी बातें बना देने वाली, होती मीठी बोली की बात निराली। दिल के पेचीदा तालों की सच्ची ताली, फैलाने वाली सुगंध सबकी अनूठी, मीठी बोली विकसित फूलों की डाली। अब देखिए, इसको पढ़ लिया आपने। पशु पत्यांश के अनुसार मीठी बोली के लोग का क्या प्रभाव पड़ता है? गाना गाने लगते, वश में हो जाते, बेहोश हो जाते, नहीं वश में हो जाते। आपको किसी बात अच्छी लगती है, जैसे मेरी आपको आप वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे मेरा चैनल। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करोगे ना? चलो, पद्यांश में मीठी बोली की तुलना किससे की गई है? पद्यांश में पत्थर के ढेर से, कांटों की झाड़ी से, फूलों की डाली से, आंखों के तारे से। तो भाई मैं तो भूल गई। बीज मैंने कांटों तक खिलाने वाली, कांटों में सुंदर फूल खिलाने वाली। मीठी बोली की तुलना कांटों में सुंदर फूल खिलाने वाली, फूलों की डाली से। इसका उत्तर होगा फूलों की डाली से की गई। कांटों में जो फूल खिलाती है, तो कांटों की झाड़ी से की गई है, सॉरी, कांटों की झाड़ी से की गई है। किसकी की गई है? कि कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने रखने वाली मुखड़ों की लाली, कांटों से की गई है। विकसित फूलों की, नो नो नो, सॉरी, यहाँ पे लिखा देखो, फूलों की डाली। ठीक है, फूलों की डाली से। इसलिए मैं आपको पढ़ के खुद सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि आप भी ऐसे कर पाओ। ये नहीं कि बस आंसर देखा और कर दिया। ठीक है, ऐसे ही ढूंढना, समझना, तभी तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। दिल के तालों की चाबी किसे कहा जाता है? दिल के, तो देखो इसमें आप पढ़ोगे, या दिल के पेचीदे तालों की सच्ची ताली, फैलाने सुगंध
तो जो लोग मीठा बोलते हैं इसको अपनी भाषा में लिखना है यहाँ पर, क्योंकि इसका एक्यूरेट आंसर इसमें से नहीं निकाल सकते। इसको लिखो, दिल के तालों की चाबी, जो लोग मीठा बोलते हैं और हम उन्हें दिल से पसंद करते हैं, ठीक है, वह दिल की चाबी होते हैं। पद्यांश में वर्णित मीठी बोली की कोई दो विशेषता बताइए। देखिए, अपने आप बना के लिखना है इसमें। मीठा बोलने वाले लोगों को हमेशा पसंद किया जाता है। मीठा बोलने वाले लोग हर जगह खुशहाली फैलाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, और आपका सेक्शन खा आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपको पेपर सॉल्व करना है सेक्शन का, तो सेक्शन का ही सॉल्व करोगे। आप सेक्शन खा सॉल्व करोगे तो आप मेंशन करोगे कि मैं खंड खा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसके आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, मगर आप लिख देते हो तो टीचर को अच्छा लगता है उसको कि हाँ भाई बच्चे ने क्लियर किया है कि अब मैं वो क्या करने जा रहा है, ठीक है। तो खंड खा लिख देंगे ऊपर में, फिर इसको ऐसे बना के मिलाएंगे। आशा निराशा, तो मिलान करना है विपरीत, विपरीत का मीन्स विलोम, ठीक है। आशा निराशा, वीर काय, अमावस्या पूर्णिमा, ठीक है, मिला दिया। अब आ जाओ इसमें, ये टोटल 10 मार्क्स का है और सारे ही करने हैं। 1 डैश 100 बीमार, 1 अनार 100 बीमार, उचित शब्द में लिख कर दो। यहाँ पे अनार आएगा, 1 अनार। नवजीवन में ली अंगड़ाई क्रिया शब्द की पहचान बताइए। देखो अब बच्चे इसमें कंफ्यूज है, क्रिया क्या है इसमें। ली, उसने किया, जो काम वो कर रहा है, ठीक है, वो ली है इसकी क्रिया, इसको ध्यान रखना है आपको। बाबा भारती घोड़े से उतर कर स्वयं लगाम पकड़ कर चलने लगे। दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्द की पहचान कीजिए। सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। देखो बाबा भारती, अब बाबा भारती की जगह पे क्या नाम प्रकट होगा, क्या चीज का इस्तेमाल किया है, स्वयं, तो ये है आपका सर्वनाम, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर लिया है और अच्छे से आपको बता रही हूँ, ताकि आप लोग ऐसा पेपर आए तो समझ के आंसर को टिक करें, ताकि आपके हिंदी में फुल मार्क्स आए। डाल पर पीला फूल खिला, विशेषण शब्द में विशेषण का भेद बताइए। देखो पीला फूल खिला है तो उसकी गुण है उसका, तो ये होगा गुणवाचक। क्या होगा, गुणवाचक, ठीक, गुणवाचक। डाल पर पीला फूल खिला है, उसकी वो है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है जैसे जो मेरे मन के भाव, ईमानदारी, दुख, खुशी, कुछ भी लिख सकते हो। ईमानदारी, ठीक है, दुख हो गया, सुख हो गया, जो मतलब भाववाचक क्या होता है, जो हमारे भाव होते हैं। हमें चोट लग गई तो दर्द हो रहा है, ये हमारे भाव हैं, ठीक है। जल को धारण करने वाला वाक्यांश तो भाई बादल है, जल को धारण करता है। हृदय पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक ईर्ष्या होना। सही है, हाँ भाई सही है, क्योंकि वही उसके सांप लौट रहे हैं। आ जाओ, यहाँ पे आपका खंड खा भी खत्म होता है। 10 मार्क्स में आप पूरी उम्मीद करना बच्चों के 10 में से 10 ही लाना, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बोलना, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूंगी, ठीक है। खंड खा पाठ्य पुस्तक, इसमें से भी आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की, दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राज का संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग न लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब ने अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझा, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही खोजना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, दीवान सुजान सिंह ने महाराज से सेवानिवृत्ति की प्रार्थना क्यों की। राजा ने उससे नाराजगी प्रकट की थी, नहीं। उसे शासन का असंतोष उत्पन्न था, नहीं। वे दूसरे राज्य में काम करना चाहते थे, नहीं, ऐसा नहीं था ना। ये लिख रहे थे, या उनकी शक्ति और आयु दोनों घट चुकी थी, हाँ। तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। नेक नामी मिट्टी में मिल जाए, क्या अर्थ होता है। नेक नामी सम्मान प्रतिष्ठा नष्ट ना हो जाना, अपनी संपत्ति का समाप्त हो जाना, परिवार से अलग हो जाना, बुढ़ापे में अकेले रहना, नहीं। जो उसने जीवन भर की संपत्ति को कमाया है और कोई बुढ़ापे में कोई गलती हो जाए और लोग फिर उससे, देखो लोग अच्छाई को याद नहीं रखते, बुराइयों को याद रखते हैं, ठीक है। तो उसने सोचा कि भाई चलो अब मैं नहीं कर पाता, तो इसलिए इसका उत्तर होगा सम्मान और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। प्रार्थना स्वीकार करते हुए समान दीवान साहब ने इसकी शर्त रखी, वे किसी और को प्रशिक्षित करेंगे, वे नया दीवान स्वयं खोज कर देंगे। हाँ भाई, वो स्वयं खोज कर देंगे। इस गद्यांश में हमें कौन सी शिक्षा मिलती है। पद से बढ़कर कर्तव्य निष्ठा का महत्व होता है। हर व्यक्ति को बड़े पद पर काम करना चाहिए। सम्मान केवल धन और पद से नहीं मिलता, वृद्धावस्था में तो अच्छा है।
ही बढ़ानी चाहिए। हाँ, सम्मान केवल धन और पद से ही मिलता नहीं, पद से बढ़कर ये वाला। ठीक है, ऐसे पढ़ के आप उत्तर निकालो, कहाँ मार्क्स कम आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, गद्यांश पाठ हो गया, आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एंजेला को किस प्रकार की कहानियां लुभाती थी? सत्रिय और बिहू नृत्य के पाठ के आधार पर लिखिए। देखिए, ये आपके पाठ के क्वेश्चन है, आपको पाठ से पढ़ के आंसर निकालने पड़ेंगे। मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। एंजेला को ना रोमांच, रहस्य भरी कहानियां ज़्यादा पसंद थी। वह कथाएं पढ़ना पसंद करती थी और उन्हें सुनना भी पसंद करती थी। वो बहादुरी हो गया, संघर्ष हो गया, इन सब की कहानियों को ज़्यादा सुनती थी। ये जो मुझे पता था, मैंने आपको आंसर दिया। हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है और इन्हें उपाधि क्यों मिली? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और उन्हें उपाधि इसलिए मिली क्योंकि वो हॉकी खेलने में उनमें एक अच्छी कला थी, अद्भुत कला थी, इसलिए उन्हें ये कला मतलब ये उपाधि दी गई। आपके विचार से बाबा भारती खड़क सिंह को घोड़ा छीनने की भारती ने खड़क सिंह से घोड़ा छीनने की बात किसी को ना बताने के लिए अ, प्रार्थना क्यों की होगी? तो देखिए, बाबा भारती ने इसलिए किसी को ना बताने की प्रार्थना की होगी ताकि वे जरूरतमंद और गरीब लोगों का उन पर जो विश्वास था वो कम ना हो जाए, और उनकी ये बात फैल जाती ना तो लोग फिर उन पे विश्वास करना बंद कर देते। इस कारण से उन्होंने ये बात छिपाने के लिए प्रार्थना की। अब आ जाते हैं, ये आपका 2 मार्क्स का था, अब ये 3 मार्क्स का। अलेक्जेंड्रा भारत में किस उद्देश्य से आई थी और वह उसे पूरा करने में सफल हुई? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर ये नाम नहीं बोलेगा, ये अलेक्जेंडर होना चाहिए। अलेक्जेंडर भारत पर विजय प्राप्त करने की नीयत से आया था। उसने अपना साम्राज्य स्थापित भी किया, पर पूरे क्षेत्र को नहीं जीत पाया और वो धीरे धीरे वापिस अपने देश को लौट गया। ठीक है, पाठ हिंद महासागर में छोटा हिंदुस्तान के आधार पर मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की मुख्य विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, पोर्ट लुई मॉरिशस की एक सुंदर सी प्रमुख राजधानी थी। पोर्ट लुई मॉरिशस की एक सुंदर सी राजधानी थी। ये समुद्र तट पर स्थित थी। ये विभिन्न संस्कृतियों का यहाँ पे मेल दिखाई देता था और यहाँ पे बाजार, बंदरगाह, ऐतिहासिक स्थल इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। मतलब यहाँ पे बाजार आपको मिलता था, यहाँ पे ऐतिहासिक चीज मिलती, बंदरगाह क्या होता है जहाँ पे व्यापार किया जाता है, बाजार भी मिलता था। ठीक है, और ये समुद्र के किनारे बसा हुआ था। अब जो पाठ में पेड़ की बात के आधार पर सही पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए किस प्रकार आवश्यक हैं? तो पेड़ पौधे हमारे लिए जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि पेड़ पौधे से हमें कई चीज़ें प्राप्त होती हैं, औषधियाँ, सब्जियाँ, साग और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो आप इसे आराम से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित पठित पाठ्यांश में आपको ये पाठ, मैया मैं ना नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसी वट भटके सांझ पेर परे घर आयो, मैं बालक बहियन की छोटो छीको कोई विधि पायो, ग्वाल बाल सब पेर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और इसकी थोड़ी हिंदी समझनी पड़ेगी, तभी आप आंसर दे पाएंगे। बच्चों पर ध्यान से, श्री कृष्ण माँ यशोदा को विश्वास दिला रहे कि उन्होंने माखन खाया, माखन नहीं खाया। तो इसने क्या, मैया मैं नहीं माखन खाया, तो भाई मैंने माखन नहीं खाया। भोर भयो गैयन के पीछे पंक्ति में किस सब एक की बात हो रही है? भोर भयो गैयन के पीछे, भोर माने दोपहर, शाम, रात, सुबह की बात हो रही है। भोर माने सुबह होती है। श्री कृष्ण ने छीको तक ना पहुंच पाने की यह क्या तर्क है? उनके पैर छोटे, उनकी बाहें छोटी, उनके पास छड़ी नहीं है, उनकी ऊंचाई कम है। मधुबन माही पटायो चार पैर भैयन छोटो छीको कहीं बींधो पायो, मतलब उनकी बाहें बहुत छोटी हैं, तो वो कैसे माखन ले सकते हैं? ठीक है, श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने ग्वाल बाल को अपना डैश बता रहे, मित्र, संबंधी, शत्रु, अतिथि। भाई मैंने भी जल्दी में पढ़ा। बैर पढ़े, बैर माने दुश्मन, तो यहाँ पे शत्रु बता रहे हैं। क्या बता रहे? शत्रु। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। यहाँ पे आपके प्रश्न उत्तर है, चेतक कौन था? चेतक कौन था और वह किसके इशारे पर मुड़ जाता था? चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि चेतक कौन था। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। वो किसके इशारे पर मुड़ जाता था? चेतक महाराणा प्रताप के इशारे पर तुरंत मुड़ जाता था। ठीक है, तो यहीं पर मातृभूमि कविता में हिमालय और आकाश कैसे चित्रित किए गए हैं?
ठीक है। मातृभूमि कविता में हिमालय को बड़ा विशाल, ये मतलब, और आकाश को, तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आप उससे रिलेटेड आंसर दे सकते। रहीम के अनुसार सज्जन पुरुष किसके लिए संपत्ति सहज कर रखता है? रहीम के अनुसार सज्जन पुरुष आगे जाने, आगे समय आने में के विपत्ति पे समय काम आए, कोई परेशानी आ जाए तो वो अपनी संपत्ति को इस्तेमाल कर सके और दूसरों के नेक कामों के लिए भी वो अपनी संपत्ति को सहज कर रखता है। ठीक है। अब आ जाओ, चेतक के रण क्षेत्र में अपनी वीरता कैसे दिखाई? देखो, चेतक ने अपने चेतक का जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आप बहुत आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते हो, और जहाँ थोड़ा बहुत मुझे पता मैं बता देती हूँ। चेतक ने रण क्षेत्र में अद्भुत साहस था, वो एकदम बहुत अब उसको वीरता कैसे दिखाई ये को मैं, उसने घायल होने पर, हाँ, चेतक रण क्षेत्र पे अपनी वीरता ऐसे दिखाई जब वह घायल था तब भी उसने हार नहीं मानी। उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और उसने ऊंची खाई में लांग कर अपने प्राण त्याग दिए और महाराणा प्रताप को बचा लिया। उससे उसकी वीरता का पता चलता है। रहीम के अनुसार जीव के कार्यों का परिणाम सिर को क्यों भोगना पड़ता है? विचार करो। देखो, जब हम किसी को कटु बोलते हैं, किसी को उल्टा बोलते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं, तो जीव ही तो बोलती है, मगर जब उसकी पिटाई होती है तो सर को खाना पड़ता है और शरीर में पिटाई होती है। जीव की पिटाई कभी सुनी है? ठीक है, तो इसको हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि रहीम के अनुसार जीव को सोच समझकर नहीं बोलती और कटु वचनों का प्रयोग कर लेती है, और जिस कारण से उसका भुगतान सर को, गाल को, शरीर को करना पड़ता है। जलाते चलो कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है? ठीक है, तो जलाते हुए चलो कविता में प्रेम, आशा, ज्ञान के दीपक को जलाने की बात की गई है, ईर्ष्या और अज्ञान, नफरत को बुझाने की बात की गई है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर खंड खा, ये आपका खंड खा लास्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय को लगभग 80 पत्र लिखिए। मानसी मनोज अपनी सहेली को जन्मदिन पर बधाई देते हुए प्रार्थना पत्र, बहुत आसानी से कर लोगे आप। और चिकनगुनिया वाला, चाहे इन दोनों में से कोई भी एक, चिकनगुनिया पे हो गया और आपको 2 दिन का अवकाश है, तो ये अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है, ये जन्मदिन की बधाई देने वाला पत्र है। आप इन दोनों में से कोई एक कर लोगे, बस हिंदी की गलती मत करना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, 6 मार्क्स का है। और इनमें से भी आप सुबह की सैर करना, मेरा देश भारत, विद्यार्थी जीवन, कोई सा भी एक करके आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। राधे राधे।